गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अब्दुल्ला आपके सामने हिस्ट्री लेसन 2 का चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर नेम है नए राज्य एवं राज्यों का उदय। नए राज्य एवं राजाओं का उदय। नए राज्य का मतलब होता है कि जब नए राजा आए और नए राज्यों का उदय उन्होंने युद्ध स्तर से करके किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का 7th क्लास का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर पे ध्यान देंगे और अध्ययन करेंगे। कह रहा है मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कई राजवंश के राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी सामान्य बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार थे। यानी उस समय के जो राजा थे वह तरह तरह के व्यक्तियों से जुड़े हुए थे और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तरह से क्या करते थे, प्रयास करते थे और नए नए राज्य का उदय करते थे। वही कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट जो था वह चालुक्य राजाओं के क्या था, अधीन था। अधीन का मतलब कि उसके प्रति यानी नौकर, उसके प्रति काम करना अधीन था। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। राष्ट्रकूट जो था वह अपने वंश की क्या की नींव डाली और दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में सामान्य खेत उसकी राजधानी थी। सामान्य खेत एक जगह का नाम था जिसने राष्ट्रकूट ने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी। इसे मानचित्र में देख सकते हैं कि कुछ अन्य शासक जैसे गुर्जर, प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे। ये गुर्जर तो पहले के जमाने में क्या थे, ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर सत्य अपना लिया और मध्य भारत, राजस्थान एवं गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। एक स्वतंत्र राजवंश की क्या किया, स्थापना किया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नए राजवंशों का उदय, नए राजवंशों का उदय से आप क्या समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजा के अधीन काम कर रहा है, यानी उसके निगरानी में काम कर रहा है, तो काम करते करते उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, बहुत सारा अनुभव हो जाता है। उस राजा के सारे ब्यौरे को क्या कर लेता है, जानकारी हासिल कर लेता है और वह धीरे धीरे वो क्या कर लेता है, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए वह भी क्या कर लेता है, राजा बनने के लिए वह तरह तरह के उपाय करने लगता है और राजा के प्रति काम करते करते वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और वह क्या कर देता है, चढ़ाई कर देता है किसी राज्य पे और वह अपना राजवंश क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है। इसी से तात्पर्य है कि नए राजवंशों का उदय। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए राजवंशों का उदय उसी से संबंधित है जब कोई आदमी किसी नए राज्य पे चढ़ाई करके, युद्ध करके, उस राज्य को जीत करके अपने राज्य में मिला लेता है, तो वह राज्य क्या हो जाता है, उस राजा के नए राज्य का उदय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया था। ग्वालियर प्रशस्ति में उसने मलेच्छों का नाशक बताया गया था। तो ये था
नए राजवंशों का उदय। और उसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट में बताने जा रहा हूँ सामंत। सामंत क्या है? नहीं तो सामंत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सामंत का तात्पर्य उस क्रियाकलाप से है कि उस समय के कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ग के लोग क्या करते थे? लोग रहते थे और इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित थे, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा और रावत। आपको याद होगा कि पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला देते थे। उस समय कोई राजा अगर किसी राज्य पे चढ़ाई करता था और उस राज्य को जीत लेता था युद्ध करके, तो वह राजा उसके अधीन हो जाता था। वह राजा क्या करता था? अधीन हो जाता था। तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 400 ईस्वी में से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे। यानी 400 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच की अवधि जो है, क्या वो अवधि है कि उस अवधि में अगर कोई राजा किसी राज्य में चढ़ाई किया और उस राज्य को जीत लिया, जीत करके अपने राज्य में मिला लिया, तो कुछ अवधि के बाद वो क्या कर देता था? उस राज्य को वापस कर देता था। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो इस अवधि के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। राज्य वापस लेने के बाद जो राजा जिस राज्य को जीता हुआ रहता था, तो वह राजा उस राजा से कुछ शर्तें मनवाता था। यानी कुछ शर्तें मनवाने के लिए वह उसको प्रेरित करता था। तो बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी और पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है। स्वामी का मतलब मालिक, ठीक है, मालिक है। और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक था, ठीक है। उस विजयी जो राजा जिस राज्य को जीत लेते थे, ठीक है, तो वह राजा उसके अधीन क्या जाते थे? नौकर हो जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते थे? 400 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में वो राजा क्या करते थे? उस राज्य को वापस कर देते थे, ठीक है। तो ये था सामंत। अब राजाओं में प्रशासन। अब राजाओं में प्रशासन क्या है उसके बारे में हमें क्या करना है? समझना है। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान, यानी राजा का मतलब ये हुआ कि वो जो भी निर्णय लेता था वह निर्णय जनता के लिए क्या था? उत्तरदायी था, उसको मानना पड़ता था, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, परम भट्टाकार, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी आदि से बोध होता है कि अभिलेखों तथा तत्कालीन साहित्यों में केंद्रीय प्रशासन में संबंध अनेक पदाधिकारी का उल्लेख है, जैसे कि संधि, विगरहिक, विदेशी विभाग का प्रधान, अक्षपटालिक, आर्थिक या राजस्व, यानी बहुत सारे लोग इसके क्या थे? सेवक थे। और उसी को सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा ने अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान तथा व्यापारी संगठनों के साथ क्या किया था? सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी सत्ता, यानी जब वह अपने राज्य में शासन करते थे उस वक्त इन लोगों को अपने साथ मिला के रखते थे। और प्राय राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। यानी किसान भी थे, कारीगर का मतलब ये हुआ कि वो क्या करते थे? उन लोगों को आपस में मिला कर रखते थे कि कोई काम हम करने के प्रति उनका उपयोग वो क्या कर सके। कौन कर सके? राजा कर सके, ठीक है। मूल स्रोत राजस्व ही था। मूल स्रोत का मतलब राजस्व, जिससे राजयोग का उपरिकर कहा जाता था। सभी उत्पादकों ने से अपने उत्पादक का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था।
ठीक है, इस तरह से राजाओं में प्रशासन। कनौज के लिए संघर्ष, कनौज के लिए संघर्ष क्या था, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कनौज के लिए बहुत संघर्ष हुए थे, ठीक है। भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। कनौज के संघर्ष के लिए 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी मध्य एवं पश्चिमी भारत के गुर्जर, प्रतिहार, दक्कन के राजपूत और बंगाल के पाल। ये 3 राजपुरुष का नाम क्या क्या था? मध्य एवं पश्चिमी भारत के गुर्जर, प्रतिहार, दक्कन के राजपूत और बंगाल के पाल। ये क्या थे? ये कनौज संघर्ष के लिए ये 3 शक्तियों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता, या आपस में ही संघर्ष करते थे, ठीक है। इस संघर्ष का आखिरी कनौज बना। आइए इस पर गौर करें कि कनौज आखिर क्यों इसके संघर्ष का केंद्र बिंदु बना। पहला नंबर क्या था? जैसा कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि कनौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था, जो इस नगर का अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। ये कनौज का संघर्ष है। और पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहार एवं राजपूत के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कनौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। कनौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण, कनौज कहाँ है? गंगा के तट पर स्थित होने के कारण वह क्या था? होने के कारण व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से इन्होंने कनौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये था कनौज के लिए संघर्ष। तो ये 4 बिंदुओं में मैंने आपसे बात की और इसके बारे में मैंने आपको विवरण से में समझाया। तो इस चैप्टर में ये 4 तथ्य हैं और 4 तथ्यों में इस सब्जेक्ट में यानी इस लेसन में बात कही गई है। तो लिहाजा आप हजरात से, मेरे स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि आप थोड़ा सा घर पे बैठ के ध्यान देंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर अगला चैप्टर यानी लेसन 3 नेक्स्ट टाइम में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।